हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मनीष और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। टर्म 2 में मोस्टली मेंसुरेशन ही बचता है करने के लिए। बाकी तो स्कूल्स में अराउंड मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो हाफ टर्म से पहले ही थोड़ी सी जल्दी जल्दी करा दिया जाता है। तो ये जो टर्म 2 है, टर्म 2 में हमें एक तो पुराने जो चैप्टर किए हुए हैं उनको इन डेप्थ दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा और नए चैप्टर्स को समझने की कोशिश करनी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, सर्कल क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, बेसिक रीड हो जाएगा, समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। फिर हम फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लॉन्च करूँगा मैं उसमें आएगा कंटेंट, लाइक जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के साथ, यूनिट टेस्ट के साथ, प्री बोर्ड्स के साथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं, चाहे जितनी भी अदर रेफरेंस बुक्स हैं उनसे लिए जा सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट ही कहाँ से होगा? सर्कल की डेफिनेशन से। सर्कल बेसिकली है क्या? कई लोग बोलते हैं कि सर्कल एक गोल फिगर होती है, गोला होता है या एक राउंड शेप होती है। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, कंपास से बना दोगे तो सर्कल बन जाएगा। बट इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है? सर्कल इज अ, इफ यू सी केयरफुली, ओके, तो सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनको इकट्ठे करके एक बकेट में डाल दो तो हम उनको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ओके, तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब ये मैंने कोई फिक्स पॉइंट ले लिया और फिक्स पॉइंट के आसपास मैंने एक कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करने स्टार्ट कर दिए। ओके, कुछ अच्छा सा नहीं बना, एक मिनट रुकिए रहा। ओके, तो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड सो ऑन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर्कल से इक्वल डिस्टेंस मार्क करूँ। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम मार्क करते जाएंगे, 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 हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा। तो सर्कल बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। और उन पॉइंट्स की प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट जो आप कंपास से बनाते हैं। तो अगर इसकी डिस्टेंस 5 है इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस भी 5 होगी, इस पॉइंट की डिस्टेंस भी 5 होगी, इसकी डिस्टेंस भी 5 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह से इनफाइनाइट मैनी रेडियस बनाई जा सकती हैं और सेंटर से जो इनका डिस्टेंस है हर जगह सेम है। तो ये सर्कल की प्रॉपर डेफिनेशन है। ओके, सो सर्कल को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। सो आगे चलते हैं। ओके, हाँ, यहाँ पे एक बात मैं डिस्कस कर सकता था आपके साथ। ये जो कर्वेचर है, कर्वेचर को हम क्या कहते हैं बच्चों? कर्वेचर इज नोन एज सर्कल। और ये जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। और तीसरा, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी, बट फिर भी एक बार रिवाइज करना बनता है। नेक्स्ट क्या है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बेसिकली क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है कर्वेचर की लेंथ जो हम कंपास से बनाते हैं। तो अगर देखा जाए सर्कल में ऑल द वे कर्वेचर है, तो इसका मतलब सर्कल का जो पेरीमीटर है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? पेरीमीटर और लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू पेरीमीटर सिर्फ और सिर्फ सर्कल के केस में ही होता है। तो सरकमफ्रेंस हो गया लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो मैंने अगर यहां से आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम ए एंड आई ट्रेवल ऑल द वे एंड केम बैक टू ए अगेन, तो मैंने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया? सरकमफ्रेंस ट्रेवल किया। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे कोई आर्क बना देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस क्या होगा या पेरीमीटर क्या होगा? अगर मैं इस आर्क में ए से मैंने स्टार्ट किया एंड आई ट्रेवल्ड टिल बी
ऑल द वे टिल बी, तो इसका मतलब आई ट्रेवल्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस आर्क, सिर्फ सर्कमफ्रेंस के ऊपर ट्रेवल किया। बट अगर मैं वापस उसी जगह पे आ जाता हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था, तो देन आई ट्रेवल्ड सर्कमफ्रेंस प्लस दिस लेंथ, सर्कमफ्रेंस प्लस दिस लेंथ। तो इसका मतलब पेरीमीटर जो है वो डिफरेंट चीज है, पेरीमीटर डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना, दो चीजों को मिक्स नहीं करना। जब आप कर्व के ऊपर घूम रहे हैं तो आप सर्कमफ्रेंस के ऊपर चल रहे हैं, बट अगर आपने कोई स्टेट डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बीच में से कहीं लेफ्ट राइट हो गए, इसका मतलब आपको पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सर्कमफ्रेंस के बाद रेडियस, रेडियस अभी हमने डिस्कस किया है। तो सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से लेके सर्कल तक, सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस है उसी को रेडियस बोला जाता है। और रेडियस जो है वो हर जगह सर्कल में क्या होती है, सेम होती है। तो रेडियस देखा जाए सर्कल में हर जगह सेम होती है। तो अगर ये रेडियस आर है, ये आर है, तो ये रेडियस भी आर होगी। दूसरी बात, रेडियस टर्म जो यूज की जाती है वो सिंगुलर के लिए यूज की जाती है। जब हम एक रेडियस की बात करते हैं, एक डिस्टेंस की बात करते हैं, तो हम रेडियस बोलते हैं। बट जब मोर देन वन रेडियस की बात करते हैं, प्लूरल के लिए वो यूज रेडियाई। तो प्लूरल के लिए रेडियाई यूज होती है। तो आपको इफ यू डू नॉट नो, तो सर्कल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें रेडियाई टर्म कॉमनली यूज होगा। इवन मेंसुरेशन में वॉल्यूम सरफेस एरिया भी पढ़ेंगे, वहां भी आपको रेडियाई टर्म मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड क्या है, बड़ा सिंपल है। सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर दो और स्केल से उनको कनेक्ट कर दो, तो जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आपको मिलेगी, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज कॉर्ड। सो क्या है, एनी लाइन सेगमेंट ओके, तो एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, उसी को कॉर्ड बोलते हैं। ओके, तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल, हेंस इनफाइनाइट मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। मोर ओवर, यहां पे देखेंगे आप, पी क्यू इज अ कॉर्ड, क्योंकि पी और क्यू दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। आर एस, आर सर्कल के ऊपर है, एस सर्कल पे है, तो आर और एस को ज्वाइन किया तो कॉर्ड आ गई आर एस। बट अगर आप देखेंगे ए भी सर्कल के ऊपर है, बी भी सर्कल के ऊपर है, तो ए भी एक कॉर्ड है। बट ए बी सेंटर से पास कर रही है ए बी सेंटर से पास कर रही है, इसलिए ए बी एक स्पेशल कॉर्ड हो गई। तो उसके पास स्पेशल डेजिग्नेशन है। वो डेजिग्नेशन क्या है, इसको बोला जाता है डायामीटर, एंड डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो जो कॉर्ड सेंटर से पास करती है उसके पास स्पेशल डेजिग्नेशन है, उसको डायमीटर बोला जाता है। वैसे भी अगर आप नोटिस करें, सर्कल जो शेप है वो क्या है, ऊपर से स्मॉलर, जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, उसका एरिया बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप सेंटर से नीचे जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। तो कॉर्ड के लिए भी क्या सिचुएशन है, अगर आप यहाँ पे कोई कॉर्ड बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए स्मॉलर, फिर बढ़ती जाएगी एंड सो ऑन, लेंथ इंक्रीज होती जाती है। बट जहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर है वहाँ पे इट विल अटेन द मैक्सिमम लेंथ, उसके बाद फिर स्मॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो इसका मतलब डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमीटर अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और ये छोटे होते हम पढ़ते आ रहे हैं, कोई ज़्यादा डिस्कशन वाली बात इसमें नहीं है। नाउ सीकेंट, ये आपके लिए नहीं हो सकती है, बट इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। जितने भी सवाल अब तक मैंने करवाए हैं कितने सालों में, सीकेंट बहुत रेयर ही काम आती है। बट सीकेंट होता क्या है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है या कोई असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है। तो सीकेंट इज अ लाइन, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, सीकेंट इज अ लाइन जो कहीं बाहर से आई और सर्कल को कट करके निकल गई। कितने पॉइंट्स पे कट किया, 2 पॉइंट्स पे कट किया, तो उसको सीकेंट बोलते हैं। सीकेंट इज अ लाइन which comes from the exterior of the circle and it cuts the circle into 2 points. So इसी को हम बोलते हैं secant of circle। आगे देखते हैं आर्क। आर्क क्या है, आर्क इज अ पीस ऑफ सर्कल। आपने सर्कल बनाया,
फॉर एग्जांपल थ्रेड से बनाया, आपने एक थ्रेड यहाँ से कट कर दिया, तो सर्कल को आपने दो भागों में बांट दिया। ये जो कर्व है, मैं सिर्फ कर्व की ही बात कर रहा हूँ, ओके। तो कर्व को दो भागों में बांट दिया, तो एक छोटा है एक बड़ा है, तो उस दोनों लेंथ्स को क्या बोलेंगे अपन? आर्क ऑफ द सर्कल। इसका मतलब सर्कल इटसेल्फ इज एन आर्क, ओके, बट हम प्रिसाइजली उसको सर्कल ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्क है, ये क्या है? छोटा आर्क है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? माइनर आर्क। सर्कल में स्मॉलर और बिगर के लिए माइनर और मेजर टर्म यूज होती हैं। तो ये माइनर आर्क है, और ये ऊपर अगर आप देखेंगे, ये वाला पार्ट जो डॉटेड में आपको दिख रहा है, ये है मेजर आर्क। तो आर्क दो तरह के होंगे, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। यहां पे क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई आर्क ना तो माइनर हो ना मेजर हो, बिल्कुल सेंटर में हाफ में आ जाए, तो हाफ आर्क को क्या बोलते हैं अपन? सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है। तो हाफ आर्क को ना तो माइनर बोलेंगे ना मेजर बोलेंगे। सेमी का मतलब क्या होता है बच्चों? सेमी का मतलब हाफ होता है। मैथ्स में सेमी का मतलब हाफ होता है, ओके। तो सेमी सर्कल बोलेंगे अगर हाफ आर्क आ जाता है तो। नेक्स्ट, सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। सेंट्रल एंगल क्या होगा? सेंट्रल एंगल बेसिकली आर्क डिफाइन करता है। अगर आप नोटिस करेंगे, सर्कल के सेंटर पे 360 का एंगल बनाता है, तो इसका मतलब सर्कल का सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है। और अगर मैं यहाँ पे इसको और समझाने की कोशिश करूं, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है? क्योंकि सेमी सर्कल डायमीटर से बनता है, तो स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे सर्कल का क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ द सर्कल। तो 1/4 ऑफ द सर्कल, तो 360 का 1/4 करेंगे, सेंट्रल एंगल कितना हो गया? 90। तो ये सारे भी एक तरह से सेक्टर ही हैं, बट सेक्टर से हमारा जो जनरल मीनिंग होता है वो ये होता है कि ऐसे और ऐसे। तो ये मेरा आर्क है, और आर्क ने सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, उसी एंगल को बोला जाता है सेंट्रल एंगल। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जैसे जैसे आपका ये जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, एज द measure of the central angle increases, the length of the arc also increases. तो as the length measure of the central angle decreases, the length of the arc also decreases. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि the length of the arc, जिसको हम जनरली L से डिनोट करते हैं, length of the arc is directly proportional with, length of the arc is directly proportional with ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे लेंथ ऑफ आर्क बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। तो ये आ गया सेंट्रल एंगल। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आगे मेरे पास सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हमने अभी डिस्कस किया था। सर्कल को अगर दो बराबर भागों में बांटें तो हमें एक सेमी सर्कल मिलता है, और सेमी सर्कल बनाता कौन है? डायामीटर जो होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है जी। तो दिस रीजन या इस कर्वेचर की बात करें, इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल, ओके। नेक्स्ट, सेगमेंट। सेगमेंट हमारे कोर्स का पार्ट है और आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर आपको सेगमेंट टर्म ही समझ नहीं आएगी तो हम उसका एरिया कैसे निकालें? तो सेगमेंट बनाने में किसका काम है? सेगमेंट बनाने में जो काम है वो कॉर्ड का काम है। तो सर्कल बनाया, कोई भी 2 पॉइंट लिए, उनको कनेक्ट कर दिया, तो जो ऊपर वाला हाफ है और नीचे वाला हाफ है, हाफ इन द सेंस ऊपर वाला रीजन और नीचे वाला रीजन, ठीक है, तो दोनों को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ द सर्कल। चलिए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखिए क्या है। सेगमेंट क्या है? अ रीजन किसके बीच में है? बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कॉर्ड। बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कॉर्ड। तो ये हो गया जी आपका आर्क, ये हो गई आपकी कॉर्ड, इसके बीच में जो भी सर्कुलर रीजन आपको नजर आ रहा है उसी को हम बोलेंगे सेगमेंट। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हो गई, ओके। सो नेक्स्ट, अब सेगमेंट क्या है? एक छोटा है एक बड़ा है। तो छोटे बड़े के केस में जैसे हमने आर्क में देखा था, छोटे आर्क को, स्मॉलर आर्क को क्या कहते हैं हम? माइनर आर्क। और हाफ से ज्यादा जो मेजर होता है, बड़ा आर्क होता है, उसको मेजर आर्क कहते हैं। इस तरह से सेगमेंट के केस में भी जो स्मॉलर सेगमेंट होता है उसको माइनर सेगमेंट बोला जाता है, और जो बड़ा सेगमेंट होता है उसको मेजर सेगमेंट बोला जाता है,
आई होप इट इज़ क्लियर। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई टू रीड इट आउट, और मैं जो क्वेरीज आपकी आंसर कर सकता हुआ आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ओके ओके, नेक्स्ट, सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर भी सेगमेंट की तरह सर्कुलर रीजन ही है, बट सेक्टर सेगमेंट की डेफिनेशन क्या थी? आर्क एंड कॉर्ड के बीच का रीजन। आर्क एंड कॉर्ड के। सेक्टर की डेफिनेशन क्या है? आप देखिएगा ध्यान से, आर्क एंड रेडियस के बीच का रीजन, दो रेडियाई, आर्क और दो रेडियस के बीच का रीजन। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? अ रीजन enclosed by an arc and two bounding radii। आर्क और रेडियस के बीच का जो सर्कुलर रीजन है उसको सेक्टर बोला जाता है। सबसे अच्छी भाषा में इसको समझने का तरीका क्या है? इसको पिज़्ज़ा स्लाइस बोल दीजिए। तो इफ़ यू आर बाइंग अ पिज़्ज़ा एंड यू आर लाइक डिवाइडिंग इनटू 4, 5, 6, 8 व्हाटएवर द पार्ट्स यू वांट टू डू इट, सो उसमें से जो कंपोनेंट आप एक स्लाइस उठाते हो तो दैट स्लाइस विल रिप्रेजेंट अ पिज़्ज़ा। ओके, sorry, that pizza slice will represent a circle। So hence यहाँ पे अगर हम नोटिस करते हैं, ओके तो ये आ गया सेक्टर। सेक्टर में जो स्मॉलर सेक्टर है हाफ से कम होगा, उस सेक्टर को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज माइनर सेक्टर, और जो हाफ से ज़्यादा होगा उसको क्या बोला जाएगा? मेजर सेक्टर। तो इसी तरह से जैसे हमने आर्क की लेंथ को देखा था कि आर्क की लेंथ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सेंट्रल एंगल के ऊपर। तो अगर आप इस सेक्टर को देखेंगे तो इसका एरिया जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो भी सेंट्रल एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे सेंट्रल एंगल छोटा होता जाएगा, जो लाइक रीजन बाउंडेड है वो कम होता जाएगा, तो एरिया भी छोटा होता जाएगा। इफ द सेंट्रल एंगल इंक्रीजेज इटसेल्फ देन द सर्कुलर रीजन, जो सेक्टर का रीजन है वो भी बड़ा होता जाएगा, तो उसका एरिया भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द सेंट्रल एंगल। ओके, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बाकी हम फिर आगे डिस्कस करते रहेंगे। फर्दर, क्वाड्रेंट, बाय इट्स नेम इट इज कॉल्ड 1/4 ऑफ द सर्कुलर डिस्क और सर्कल। तो 1/4 लाइकवाइज सर्कल, एंड यहाँ पे 90 डिग्री है, दोनों डायामीटर 90 पे मिल रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, सिंपल, 1/4 ऑफ द सर्कल। इसका मतलब इसका एरिया निकालना हो तो भी हमें 1/4 करना है, सरकमफ्रेंस निकालना है तो भी 1/4 करना है, पेरीमीटर निकालना है तो फिर साथ में 1/4, ये 1/4 हो गया, और साथ में रेडियस, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्वाड्रेंट का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट आपको एग्जैक्टली नहीं देंगे, बट कई बार शेप्स ऐसी बनी होती हैं वहाँ पे क्वाड्रेंट टर्म कॉइंड होती है, एंड एंगल आपको सेंट्रल एंगल गिवन नहीं होता। तो जब भी क्वाड्रेंट टर्म होगी तो इसका मतलब विल बी टेकिंग 1/4 ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं क्या है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की सिंपल डेफिनेशन क्या है? सर्कल्स विद सेम सेंटर, सर्कल विथ सेम सेंटर, एंड दूसरा क्या लिखेंगे? डिफरेंट रेडियाई। तो सरल भाषा में क्या है? कंपास रखी, 5 सेंटीमीटर खोली या 4 सेंटीमीटर, कुछ भी, एक सर्कल बना दिया, कंपास वहीं पे फिक्स है, कंपास को थोड़ा सा और खोल लिया, ओपन कर लिया मोर, और एक और सर्कल बना दिया, फिर एक और सर्कल बना दिया, बनाई जाओ सर्कल। तो सारे सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इन सब सारे सर्कल्स को क्या बोलेंगे हम? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मेरे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने हैं, तो जो अंदर वाला सर्कल है इसको बोला जाएगा इंटरनल सर्कल। इंटरनल सर्कल के केस में हम क्या करेंगे? इसको बोलेंगे इंटरनल सर्कल, और ये क्या हो गया? एक्सटर्नल सर्कल। तो 2 सर्कल अलग अलग हैं, इसका मतलब उनकी रेडियाई भी अलग अलग होगी। तो जो स्मॉलर सर्कल है, अंदर वाला सर्कल है, उसकी रेडियस को हमने बोल दिया स्मॉल आर, और जो आउटर सर्कल है इसकी रेडियस को बोल दिया हमने कैपिटल आर। ठीक है जी।
एंड मोर ओवर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है, ये रीजन, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है, इस रीजन को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोला जाता है सर्कुलर रिंग। ठीक है जी, तो इसके क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सर्कुलर रिंग टर्म कॉइन हो सकती है, तो जब भी सर्कुलर रिंग की बात की जाए इसका मतलब हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे और जो सर्कल के बीच वाला डिस्टेंस है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि कोई इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मेरे पास यहाँ पे कोई पार्क है और पार्क के आसपास कुछ वॉकिंग पाथ है। क्या है बच्चों? वॉकिंग पाथ है ये सारा। तो मुझे वॉकिंग पाथ का एरिया निकालना है, या कुछ और पूछा जा सकता है। तो वॉकिंग पाथ का मतलब आपको क्या चाहिए? एरिया ऑफ द, क्या निकालना होगा? एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग। और सर्कुलर रिंग को एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन मुद्दा आ गया फॉर्मूले। तो फॉर्मूले सारे मैं खुद ही लिखूंगा। स्टार्ट करते हैं। मैं जनरली वाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे कोशिश करूँगा कि कुछ बेटर तरीके से लिख पाऊँ। तो सबसे पहली शेप क्या है बच्चों? पहली शेप है मेरे पास सर्कल। ठीक है जी, तो सर्कल के एरिया से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे एरियाज आपको पता भी होंगे। सर्कल का एरिया इट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे जो पाई है उसकी वैल्यू के लिए जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि पहले ही फॉर्मूले में पाई आ गया। पाई की वैल्यू 22/7 ली जा सकती है या अप्रोक्सीमेटली 3.14 बोली जा सकती है। ना तो 22/7 है ना 3.14 है, अप्रोक्सीमेटली। जब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उनको समझने की कोशिश करते हैं, बट हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी को छोड़ देते हैं। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल मेरा बिल बना है 101.50, ठीक है, 101 रुपये 50 पैसे का बिल बना है, तो ज़्यादा परफेक्शन में ना जाते हुए मैं कई बार 100 रुपये दे के आ सकता हूँ, मुझे 1.5 का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर मेरा बिल 99 बना है तो मैं 100 दे देता हूँ, अगर 1 रुपये का चेंज है तो दे देगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाया जा सकता है। तो पाई की वैल्यू 3.14 परफेक्ट वैल्यू नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जिससे हमारी लाइफ चल सकती है। ओके, सो पाई की वैल्यू आपको 22/7 या 3.14 में से कौन सी चूज करनी है? पहले तो आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी आपको वही लेनी है, अपनी तरफ से नहीं डालनी। इधर इट इज गिवन बाय 22/7 और 3.14। समटाइम्स इट हैपन्स दैट द वैल्यू ऑफ द पाई इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। तो वैल्यू जब गिवन ना हो तो व्हाट यू हैव टू टेक 22/7 बाय योरसेल्फ। ओके, तो कई बार क्या होता है, बहुत बार मैंने बच्चों के एग्जाम पेपर चेक किए हैं, तो पेपर चेक करते हुए क्या पता लगता है क्लास में बताने के बाद भी कि वैल्यू आपको पाई की ढूंढनी पड़ेगी सवाल में। जब भी आप पाई की वैल्यू ढूंढने डालने लगेंगे 22/7 लिखने का मन करेगा, बट आपको सवाल में वापस जाना है और चेक करना है कि 3.14 तो नहीं गिवन। क्योंकि अगर वैल्यू 3.14 गिवन है और आपने 22/7 ले ली तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सारा सॉल्व करने के बाद भी यू विल बी लूजिंग ऑल द थिंग्स। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट पाई। ओके, सो एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर। दूसरा एरिया के बाद आएगा सरकमफ्रेंस, दैट इज गिवन बाय 2 पाई आर। और सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं, और कई बार इसको ट्रिकी करने के लिए सर्कल का पेरीमीटर भी बोल देते हैं, क्योंकि सर्कल पूरा गोल ही है तो सरकमफ्रेंस भी वही होगा और पेरीमीटर भी वही मिलेगा। ओके, सर्कल के बाद जो दूसरी शेप मेरे पास आएगी उसको हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के केस में लेट अस अज्यूम ये सेमी सर्कल है और ये इसका सेंटर है। ठीक है जी, सेमी सर्कल बन गया। अब सेमी सर्कल में भी हमें सर्कल का एरिया चाहिए। सेमी सर्कल का एरिया वुड बी गिवन एज, क्योंकि सेमी सर्कल का हाफ है तो एरिया क्या होगा इसका? हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, एरिया आ गया। अब दूसरा हमें चाहिए सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब फिर यहां पे कंफ्यूजन होती है।
सर्कमफ्रेंस का मतलब व्हेन वी आर ट्रेवलिंग ऑन द कर्वेचर ओनली, ओके। तो सर्कमफ्रेंस इसका क्या होगा, हाफ सर्कल का 2 पाई आर, हाफ हाफ यहाँ पे कैंसिल होगा, तो आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल मिलेगा पाई आर, ओके। तो सर्कमफ्रेंस पाई आर आ गया, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ, ठीक है जी। अब सर्कमफ्रेंस के बाद नंबर 3 पे, क्योंकि ये सारा गोल तो है नहीं, तो इसका हमें क्या ढूंढना पड़ सकता है, पेरीमीटर। तो इसका अगर पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर में क्या होगा, सर्कमफ्रेंस प्लस डायामीटर। ये सर्कमफ्रेंस है, यहां से घूम घुमा के वापस आएंगे तो डायामीटर पे चलना पड़ेगा। तो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस होता है आपका पाई आर और डायामीटर होता है 2r। तो यहां पे अगर आप r कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, r टाइम्स पाई प्लस 2। तो सेमी सर्कल में पेरीमीटर इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। सेमी सर्कल के बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे जो स्ट्रेट फिगर है उसको क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट भी सेमी सर्कल की तरह ही बिहेव करता है। तो ये सेमी सर्कल हाफ है, तो क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4। तो यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं छोटा सा, और ये रहा आपका क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो क्वाड्रेंट का एरिया विल बी टेकन एज 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड एरिया आ गया। नंबर 2 पे एरिया के बाद आएगा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब अगेन यहां से लेकर यहां तक, ये आपका सर्कमफ्रेंस है। आपको सिर्फ कर्वेचर पे ही चलना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस का 1/4 है ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस क्या आएगा, पाई आर बाय 2। तो ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस, क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस आ गया। अब अगली चीज आपको क्या मांगी जा सकती है, यहां पे यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, फिर से सर्कमफ्रेंस, ये कर्वेचर, और आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे एक तो आपको ये रेडियस लेनी पड़ेगी और आपको ये रेडियस लेनी पड़ेगी। तो लाइकवाइज ये डायग्राम है, तो ये C हो गया, ये R, ये R, ठीक है जी। इन सबको प्लस कर देते हैं, तो C प्लस R प्लस R, C प्लस 2R, पाई R बाय 2 प्लस 2R। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से R कॉमन ले सकते हैं, यू आर लेफ्ट विथ पाई बाय 2 प्लस 2। तो ये आपको इसको पेरीमीटर मिल जाएगा। देखिए, जब भी आप मेंसुरेशन सॉल्व करेंगे, मेंसुरेशन सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन बहुत होती है, बट अगर आप थोड़ा सा एफर्ट मारें तो कैलकुलेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे रिड्यूस कर रहा हूं मैं, देखिए पाई आर प्लस 2r, यहाँ पे r मुझे पहले पाई के साथ मल्टीप्लाई करना था, फिर r को मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो 2 मल्टीप्लाई करनी थी मुझे। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, r को बाहर ले लिया कॉमन, और ये दोनों नंबर्स को अंदर कंबाइन कर दिया। इनको ऐड कर दूंगा, जो भी रिजल्ट आएगा, और मुझे एक बार r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी r को मुझे पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना था, r को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने क्या चूज किया, मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं की, यहाँ पे जहां तक पॉसिबल है मैंने कॉमन लिया। तो अगर आप कॉमन लेना, अगर आपको अच्छी तरह से आता है और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल आपके लिए इजी हो जाएंगे, ओके जी। तो उसके बाद ये तो हो गए सर्कल, सेमी सर्कल एंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बाद एक और चीज यहां पे नोट कर लेते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर के क्वेश्चन बड़े आसानी से बनते हैं। सर्कल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, तो वो डिस्कस करते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया इज गिवन बाय साइड स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो ये मैंने स्क्वायर बना दिया, इसकी साइड क्या है, ए, और नंबर 2 पे इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड या 4a। नंबर 3 पे कौन सी शेप आएगी इसकी, स्क्वायर की डायगोनल। डायगोनल शायद बहुत सारे बच्चों को ना पता हो, डायगोनल ये बन गई, और स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है जी। तो डायगोनल को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर रफ में समझें, इसको मैं डी ले लेता हूँ, तो
डायगोनल बनेगी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर एंड डी कम्स आउट टू बी 2 का स्क्वायर रूट √2 एंड a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। इसका मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2a। ये आपको अक्सर ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सिचुएशन बनती है, क्या बनती है मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। स्क्वायर और सर्कल का चक्कर क्या है। सर्कल है, सर्कल के बीच में आपको एक लेट अस अज्यूम स्क्वायर दे दिया। डन। इस केस में क्या होगा, नोटिस करिए, यहां से अगर मैं डायगोनल बनाता हूं, इस केस में जब स्क्वायर अंदर है तो आप नोटिस करिए सर्कल का डायामीटर किसके इक्वल है, सर्कल का डायामीटर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। दोनों को आपस में लिंक करना है। ओके, चलिए थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं इसको। ओके, तो सर्कल का डायामीटर किसके इक्वल है, डायगोनल के इक्वल है। तो डायामीटर क्या होता है बच्चों, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है जी। और स्क्वायर की डायगोनल अगर इसकी साइड को a मान लें तो हमने क्या निकाला था अभी, √2a, ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो रेडियस क्या होगी, √2a/2। अगर आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे, खास करके ये इक्वेशन को, तो हो सकता है आपको सर्कल का रेडियस या डायमीटर गिवन हो, आपको स्क्वायर का एरिया पूछा हो या एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट पूछा हो, तो आपको स्क्वायर की साइड की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको स्क्वायर की साइड गिवन है तो इसका मतलब आपको सर्कल की रेडियस की जरूरत पड़ सकती है। क्वेश्चन क्या आता होता है जनरली कि इस रीजन का एरिया निकालिए अदर देन स्क्वायर, ठीक है जी। तो एरिया निकालने के लिए हमें सर्कल में से स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। सर्कल में से स्क्वायर माइनस तभी होगा जब आपके पास सर्कल का रेडियस होगा और स्क्वायर की साइड होगी, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनता है जिसको जोड़ के हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हम जब सवाल करेंगे तो डिस्कस करेंगे। एक और शेप बनती है इसके अंदर, वो क्या बनती है कि ये आपका सर्कल है और स्क्वायर इस केस में बाहर है, ठीक है जी। स्क्वायर इज इन द एक्सटीरियर। इस केस में आपके पास नोटिस करेंगे तो डायामीटर किसके इक्वल आएगा, साइड के। इसका मतलब 2r इज इक्वल टू a, अगर इसकी साइड को a मान लेते हैं तो, ठीक है जी। तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया जब स्क्वायर बाहर हो और सर्कल अंदर हो। तो यहां पे अपन बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर और यहां पे बोला जाता है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो सर्कमस्क्राइब टर्म को अच्छी तरह समझने के लिए आपको सर्कल चैप्टर में जाना पड़ेगा। बहुत जल्दी उसकी वीडियोस रिलीज होंगी, तो आप वहां पे जाके इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये तो आ गया मेरे पास किसका कंपोनेंट, ये आ गया सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट एंड स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिस्कस करने के लिए जो मेन मुद्दा है हमारा वो है सेक्टर। फिगर नंबर यहां पे आ गया 4, अब मुझे लेना है फिगर नंबर 5। ओके, फिगर नंबर 5 लेते हैं। ओके, तो फिगर नंबर 5 क्या आएगी, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्टर बेसिकली होता क्या है, सर्कल के आर्क को सेंटर से कनेक्ट कर दें तो जो पिज्जा स्लाइस मिलेगी उसी को सेक्टर बोलते हैं। अब देखिए सेक्टर के एरिया की डेफिनेशन कैसे बनेगी। सेक्टर के जो सेंट्रल एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा ले लेते हैं जनरल अजम्पशन के लिए। तो सर्कल का सेंट्रल एंगल आपने थीटा ले लिया। और सर्कल के एरिया की कहानी कितनी है यह ध्यान से समझिए। फॉर्मूला लर्न करेंगे तो भूल सकता है, फंडामेंटल क्लियर होंगे तो फॉर्मूला खुद बना लेंगे, क्या दिक्कत है। ओके, तो ये सर्कल है
सर्कल भी एक तरह से सेक्टर ही है। ओके, सर्कल भी एक तरह से सेक्टर ही है और ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? सेंट्रल एंगल 360 डिग्री का। तो सर्कल का सेंट्रल एंगल 360 है, तो एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। यहां पे यार ध्यान से समझिए, इफ सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री, तो एरिया कितना है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, सेंट्रल एंगल 360 है तो एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो अगर आप नोटिस करेंगे, थोड़ा सा इसको खुला करके लिखता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि अगर सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। यहां पे इफ सेंट्रल एंगल इज 1 डिग्री, सेंट्रल एंगल 1 डिग्री है। सेंट्रल एंगल 1 डिग्री का मतलब क्या है कि मैंने एक ऐसा सेक्टर यहां पे ये चूज किया जिसका 1 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री है तो इतना बड़ा सर्कल बना, अगर 180 लेता तो हाफ सर्कल बनता और ऐसे ही छोटा होता जाएगा। तो अगर ये 1 डिग्री है तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे यहाँ पे, एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360। ठीक है जी, 1 डिग्री के सर्कल का एरिया। अजीब सा लग रहा है सुनने में, 1 डिग्री का सर्कल, मतलब 1 डिग्री अगर लेंगे एंगल तो सर्कल बहुत छोटा सा बनेगा। छोटा इन द सेंस क्या है? एक सेक्टर ही बनेगा। और अगर इफ सेंट्रल एंगल इज लेट अस अज्यूम 60 डिग्री, लेट अस अज्यूम 60 डिग्री, तो एरिया क्या लोगे बच्चों आप? एरिया वुड बी पाई आर स्क्वायर 360 इंटू 60 डिग्री। और यहीं अगर आपका सेंट्रल एंगल जो है वो थीटा है तो एरिया क्या लोगे? पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा। तो इसका मतलब सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है वही डिसाइड करेगा कि सर्कल कितना बनेगा, कितना पोर्शन सर्कल का लेना है। तो फॉर्मूला यहां से निकल कर आता है, ये देखिए। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं जनरली? अगर देखा जाए इस फॉर्मूले को लिखा जाता है, ये फॉर्मूले को फिगर नंबर 5 सेक्टर, यहां बना लेते हैं सेक्टर, ये आ गया और ये आ गया इसका थीटा। ठीक है जी, तो एरिया इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा ओवर 360। सिंपल सा फंडा ये समझ सकते हैं कि जो सेक्टर है वो सर्कल का सेंट्रल एंगल का 1/360 के साथ कितना फ्रैक्शन है, उतना ही सेक्टर का एरिया होगा। इसको कई बच्चे ऐसे लिखते हैं और सम स्टूडेंट्स दे राइट इट लाइक पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। आप दोनों में से जैसे मर्जी चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो सेक्टर का एरिया याद करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, पाई आर स्क्वायर पूरे सेक्टर का है, सर्कल का है मतलब, और सेंट्रल एंगल देखो कितना है, उसको 360 से डिवाइड कर दो बस। ठीक है जी, तो सेक्टर का एरिया, एरिया के बाद दूसरा आता है फॉर्मूला यहां पे, जिसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सिर्फ ये वाला कर्व। सेक्टर का कर्वेचर कितना है, सिर्फ उसको आर्क लेंथ बोला जाता है। ठीक है, और इट इज गिवन बाय एल, स्मॉल एल से इसको डिनोट किया जाता है। तो लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय, उसके केस में भी वही है, अगर 2 पाई आर होगा, 360 डिग्री एंगल है तो लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर होगा पूरा। अगर 1 डिग्री है तो 2 पाई आर बाय 360, और अगर थीटा है तो क्या लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगी? 2 पाई आर थीटा बाय 360। ओके बच्चों, तो लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन बाय 2 पाई आर थीटा बाय 360। इतना ही है फॉर्मूले, इससे ज़्यादा कोई बहुत लंबा चौड़ा झमेला नहीं है। डायग्राम समझनी पड़ेंगी, अगर डायग्राम आती होंगी तो क्वेश्चन जल्दी से चलेंगे। लेंथ ऑफ आर्क के बाद आती है बारी ट्राइंगल की। ट्राइंगल को समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा जरा। जब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो ट्राइंगल, ओके, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, आप सबको पता होगा।
अगर कोई ट्राइंगल मैं यहाँ पे लेता हूँ, लेट अस अज्यूम ये ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल का अगर मैं यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज बेस और इसको बोला जाएगा हाइट। ठीक है जी। तो बेस और हाइट आ गए, इसका मतलब जब मुझे इसका एरिया निकालना होगा, एरिया निकालने के लिए क्या हमारे पास तरीका है, हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोल देते हैं। ओके। अब सिचुएशन ये है कि हमारा जो ट्राइंगल का एरिया है वो हमारे कैसे काम आएगा। यहाँ पे हमें पढ़ना होगा सेक्टर के बाद सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो सेगमेंट को समझते हैं, फिर अपन ट्राइंगल पे आते हैं साइमल्टेनियसली। लेट अस अज्यूम मैंने ये सर्कल ले लिया, यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड बना दी और कॉर्ड के बीच में ये जो है ये माइनर सेगमेंट है। मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। मुझे क्या करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला अलग से नहीं है, सेगमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला अलग से नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम ये इसका सेंटर है, तो सेंटर के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस। और अगर देखा जाए तो ये OAB, तो ये मेरे पास एक सेक्टर आ गया, सेक्टर OAB। तो सेक्टर का एरिया तो मुझे ऑलरेडी निकालना आता है। सेक्टर का एरिया क्या हमने पढ़ा था, πr² θ/360। तो सेक्टर का एरिया हमारे पास है। तो सेक्टर के होल सेक्टर में से अगर इस ट्राइंगल को माइनस कर दें तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, सेगमेंट ही बचेगा। तो इसका मतलब जो मैं आपके साथ ट्राइंगल की डिस्कशन करने जा रहा हूं उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट है एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल सेक्टर के अंदर बना हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो ट्राइंगल को डिफरेंट वे से देखते हैं एंड लेट अस कम बैक टू सेगमेंट अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्राइंगल। ओके। तो ट्राइंगल का जनरल एरिया हमने क्या समझा अभी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट यहां पे जो ट्राइंगल आपको मिल रहा है, क्या ये जनरल ट्राइंगल है या इसकी कोई खास प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ही आपको बातें समझ आएंगी। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसकी जो दोनों साइड्स हैं वो सर्कल की रेडियस है। तो इसका मतलब जो सेक्टर में ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, फिर हम बात इसकी ट्राइंगल के फॉर्मूले की डेरिवेशन पे आ जाते हैं। देखो समझने की कोशिश करिए, मैं फॉर्मूले लिख के अब कब का क्वेश्चन भी स्टार्ट कराने शुरू कर देता। क्लास में मेरी पूरी मतलब 1.5-2 घंटे की क्लास सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस करने में चली जाती है। फॉर्मूले तो बुक में भी लिखे हुए हैं, तो अगर आप उनको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा डीपली आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी। इस पे बाद में आते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं। तो ये हो गया जनरल ट्राइंगल। जनरल ट्राइंगल के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो टू साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है जी, टू साइड्स इक्वल हैं और यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं A, B एंड C। ठीक है जी, ये आ गया आइसोसेलेस आपका। तो यहां पे मेरे पास क्या है, AB इक्वल्स टू AC। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की खास प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इसके वर्टेक्स से बेस की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स कौन सा लेना है, जहां पे दोनों इक्वल साइड मीट कर रही हैं। तो अगर आप इसके वर्टेक्स से बेस की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइकवाइज, ठीक है जी, तो इस परपेंडिकुलर को हमने लिख दिया AM। तो अगर आप इसके बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो perpendicular of isosceles triangle, it bisects the base and it bisects the angle.
इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बी एम इक्वल टू सी एम हो जाएगा और ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो ऑल्टीट्यूड है वो मीडियन भी है, क्योंकि मीडियन ही तो बेस को बाइसेक्ट करती है ना। तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है या ऑल्टीट्यूड है वो क्या है, वो मीडियन भी होगी और वो एंगल बाइसेक्टर भी होगी। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी के साथ ही हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके जी। सो अगर सिचुएशन को देखें तो क्या बनेगी, यहां पे एक सर्कल बनाते हैं और लेट अस अज्यूम ये एंगल 60 डिग्री का है। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। क्या चाहिए? ट्राइंगल का एरिया। देखिए थोड़ा डीप डाइव करने लगे हैं, ध्यान से पेशेंस बना के लगे रहिएगा। ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो इसकी रेडियस को लेट अस अज्यूम ले लेते हैं 5 और इसकी रेडियस 5 है। ठीक है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, अभी हमने पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के साथ इसको लिंक करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर आ गई, डन। सेम ट्राइंगल यहां पे बन गया। अब एरिया निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस, तो ये आ गया बेस, एंड साथ में क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ये आ गई हाइट। दोनों की लेंथ नहीं हमें पता। जब दोनों की लेंथ नहीं पता तो एरिया कैसे निकलेगा। यही साइंस है। अगर साइंस से समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है बिगिनिंग में, बट चैप्टर में मजा आएगा आपको। ओके। तो हमें क्या चाहिए यहां पे, वी नीड टू फाइंड बेस एंड हाइट या ऑल्टीट्यूड, दोनों चीजें हमें निकालनी होंगी। अब निकालने के लिए ये प्रॉपर्टी हमारे काम आएगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होती है, मीडियन होती है। इसका मतलब यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि ये दोनों जो साइड्स हैं, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। और दूसरी चीज क्या क्लियर हुई कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। देखिए अब मेरा क्वेश्चन कहां जा रहा है, दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं कि ये एंगल 30 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि हमने 60 डिग्री का अज्यूम किया। तो 60 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट से आपको क्वेश्चन समझाना आसान होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पे फॉर्मूले में। अब देखिए मुद्दा ये है कि हम कैसे निकालेंगे। यहां पे आपको याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी। ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशियोज होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में टी रेशियोज यूज होती हैं। कौन कौन सी, एक तो है साइन, अगर ये थीटा है, इसके ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, एडजेसेंट साइड को बेस और ये साइड को हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो यहां पे अगर आपको साइन थीटा चाहिए, साइन रेशियो चाहिए, तो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा आपको चाहिए, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और अगर आपको टैन चाहिए तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तीन बेसिक टी रेशियोज, आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया होगा, नहीं तो मैं बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड करूंगा। तो अगर आपने ये मतलब ये चीज़ें आप बहुत फैमिलियर नहीं है तो आपको वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री समझना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे आइए इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। ये एंगल 30 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये जो एंगल है ये आपको कितना मिलेगा बच्चों, 60 डिग्री। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है 5 और ये एंगल है 60 डिग्री, और ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूं परपेंडिकुलर चाहिए 60 के रिस्पेक्ट में। ओके। और इसको क्या बोलूंगा मैं, मुझे बेस चाहिए 60 के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो अब देखिए 5 साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो मैं वो रेशो यूज करूंगा जिसमें हाइपोटेन्यूज होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कैसे करेंगे, साइन 60, क्योंकि मुझे बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा। साइन 60 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बच्चों √3/2 होती है। 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी है, अगर हम डायग्राम को देखें,
परपेंडिकुलर है मेरे पास OM, इसकी नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे OM। सो OM ओवर हाइपोटेन्यूज कौन सी है, OA। तो हमें OM ढूंढनी है और OA हमें गिवन है। चलिए OM हमें ढूंढनी है, यहाँ पे OA गिवन है, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फर्दर यूज करते हैं और √3/2 OM हमें ढूंढनी है एंड ये 5 है। तो अगर आप देखेंगे OM आपके पास कितनी आ गई, 5/3/2। 5√3/2 ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया हमने, तो हमारे पास इस ट्राइंगल की ये जो ऑल्टीट्यूड है वो हमने निकाल ली। क्या आई, 5√3/2। हाइट आ गई ट्राइंगल की। अब हमें ट्राइंगल का बेस चाहिए। बेस निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले अगर आप नोटिस करेंगे, आई एम गोइंग टू फाइंड AM फर्स्ट। तो पहले AM निकालेंगे। AM देखिए, फिर इसी राइट एंगल ट्राइंगल में चलते हैं। तो हमें हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी पता है, तो हाइपोटेन्यूज पता है, तो अब हम क्या यूज करेंगे, हमें बेस निकालना है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस हमें निकालना है। तो यहां पर हम यूज करेंगे cos 60। cos 60 क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है बच्चों, थोड़ा डीप डाइव कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर होती है, हाफ। बेस कितना है मेरे पास, AM, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, OA। सो हाफ AM हमें पता नहीं और OA है 5। तो इसका मतलब अगर मैं पाइथागोरस से और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा तो मेरे पास आ गया AM कितनी आ गई, 5/2, या आप इसको 2.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके मैंने यहां पे निकाली AM। तो यहां पे नोटिस करिए हाइट आ गई 5√3, तो अब हमें चाहिए AM। सो बच्चों AM कितनी आई, AM हमने निकाली 5/2 या 2.5। तो क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन के बराबर है, तो इसका मतलब M जो है वो मिड पॉइंट है। तो AB कितनी होगी, तो यहां पे AB वुड बी 2AM। AM हमने कितनी निकाली थी, 2.5, सो 5। तो इसका मतलब इन जनरल अगर यहां पे समझने की कोशिश करें ये सारा तामझाम, इस डायग्राम को अगर मैं कॉपी ही कर लूं, आई थिंक दैट वुड बी द बेटर आइडिया। ओके, ओके, ये कॉपी नहीं हो पा रहा बाई चांस। चलिए यहीं पे कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं। ओके, सो यहां पे हमारे पास अगर देखेंगे इस ट्राइंगल का बेस कितना है बच्चों, बेस कम्स आउट टू बी, हमने अभी निकाला यहां पे ट्वाइस करके 5, और हाइट हमने निकाली थी 5√3/2। तो अगर ट्राइंगल का बेस और हाइट आपके पास आ गई तो आप उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं। ये तरीका मतलब प्रूफ के साथ है, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ है।
कई टीचर्स सिर्फ इसी एक्सप्लेनेशन को, इस लॉन्ग मेथड को ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है जी, वो आप अपने स्कूल टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। बट इसके लिए शॉर्टकट भी हैं। शॉर्टकट का आपको पूरा डेरिवेशन ही कराया जा सकता। 11th की ट्रिग्नोमेट्री से हमने छोटा सा शॉर्टकट मांगा है, वो आपके साथ डिस्कस करता हूं कि कैसे करेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा कैसे हम, जब हाइपोटेन्यूज गिवन हो या इस ट्राइंगल में रेडियस गिवन हो, तो उसकी हेल्प से हम कैसे बेस और हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल आपको आ गए। अब देखिए आगे चलते हैं। ट्राइंगल का एरिया ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैसे निकालते हैं, 11th की ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि 10th की ट्रिग्नोमेट्री हमें बड़ा कष्ट दे रही है, काफ़ी सारा काम करना पड़ा है। ओके, तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या सिखाती है कि आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, लेट अस अज्यूम ए बी सी, और यहां पे एक एंगल आपको नोन है, लेट अस अज्यूम थीटा, और दो साइड्स आपको नोन है। ठीक है जी, कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल, उसमें आपको दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन है तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री से आपको एक चीज मांग के देता हूं, तो उसकी हेल्प से आप अपना काम चला सकते हैं। ये एंगल मान लो जितना भी है, तो एरिया, जनरली क्या कंडीशन होनी चाहिए आपके पास, SAS कंडीशन होनी चाहिए। अगर SAS कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो एरिया इज गिवन बाय हाफ टाइम्स AB साइन थीटा, हाफ टाइम्स दोनों साइड्स, और थीटा का कौन सी टी रेशियो लेनी है, साइन लेनी है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका एरिया ही होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई ट्राइंगल ले रहा हूँ, लेट अस अज्यूम ये एंगल है 30 डिग्री का, और ये है 10, और ये है 12। ठीक है जी, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, हाफ AB 12 इंटू 10 इंटू साइन 30। जब इसको सॉल्व करूंगा तो हाफ 6 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 6 इंटू 10 इंटू साइन 30, दैट इज हाफ। साइन 30 की वैल्यू टेबल से आप नोट कर सकते हैं, हाफ आ जाएगी। तो 2 फिर कट आउट हो जाएगा यहाँ पे, और मेरे पास एरिया आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये तो हो गया कोई जनरल ट्राइंगल जिसमें दोनों साइड्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो हाफ AB साइन थीटा। बट हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, तो हमारे पास ट्राइंगल थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको हम कहते हैं सर्कल के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये और ये और ये, तो ये ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड्स क्या हैं, R। तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, एरिया इज गिवन बाय हाफ, पहली साइड क्या है बच्चों, यार देखो जरा ध्यान से, R, और दूसरी साइड भी क्या है, R, और बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ पे हाफ R इंटू साइन थीटा। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी रेडियस R है, उसका फॉर्मूला बनेगा हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। तो ये इसका तरीका है फॉर्मूले को बनाने का। ओके, तो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया हम हर बार क्या लेके चलेंगे, हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है जी, तो हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, हम सेक्टर का एरिया डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बहुत लंबी यात्रा करा दी। तो सेक्टर का एरिया वापस आते हैं, ये रहा बच्चों, यहां पे थे हम, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने आपको क्या बोला था, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बोला था आपको, कि एरिया ऑफ, ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आया, पाई R स्क्वायर थीटा ओवर 360, और ट्राइंगल का एरिया क्या आया बच्चों, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव कराया है, हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। तो ये मेरे पास आएगा सेगमेंट का एरिया, और प्रिसाइजली कौन सा सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज पाई R स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, और इसके बाद फर्दर जो लास्ट है वो चीज डिस्कस करने वाली, वो आएगी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट।
तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो। इसके लिए हमने कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाया। हम क्या करते हैं, सर्कल में से अगर इस माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें, तो जो एरिया हमारे पास बचेगा वो किसका आएगा, मेजर सेगमेंट का आएगा। ओके, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का कैसे निकालना है, वो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। यहां पे थोड़ी सी आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, अलग अलग से निकालेंगे काफी काम करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस, आप ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से बाकी चीजें माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे आर स्क्वायर कॉमन है, तो अगर आप आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो सकता है। माइनस आर स्क्वायर गया पाई थीटा बाय 360 और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर गया तो साइन थीटा बाय 2। तो ये आपका एरिया बन जाएगा किसका, मेजर सेगमेंट का। तो कॉमन लेके अलजेब्रा को यूज करके ही आप क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। अगर आप अलग अलग से निकालने बैठेंगे कि पहले मैं पाई आर स्क्वायर पूरा सॉल्व करूंगा फिर मैं सेक्टर का एरिया निकालूंगा, तो आप ट्रबल में फंस सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन करने में। ओके, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर ही देता हूं। आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे। ओके, सो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं अच्छी तरह से। ओके, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे पहली चीज़ आती है केस ऑफ, किसका डिस्कस करना है हमें, व्हील का। व्हील का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो उसका जो व्हील है, टायर है उसका, वो रोड को टच करता है। जब आप, इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जब व्हील चलेगा तो कोई डिस्टेंस ट्रैवल होगा। दूसरी बात, डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद टायर घूमेगा, टायर घूमेगा तो नंबर ऑफ रोटेशंस इन्वॉल्व होंगी, और नंबर ऑफ रोटेशन का मतलब एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है व्हील। ठीक है, तीसरी चीज़ ये आ जाएगी, तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस इन्वॉल्व होगा। लेट अस डिस्कस दैट। तो मेरे पास ये व्हील है, तो अगर इस व्हील को यहां से कट कर दें और इसको ओपन कर दें तो आपको कुछ ऐसी लेंथ मिलेगी। ये सुनो, तो इसका मतलब अगर ये पूरी लेंथ को मैं काउंट करूं फॉर्मूला वाइज, तो ये क्या है 2πr, और जिसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो इसका मतलब जब व्हील आपका टर्न करेगा, जब एक राउंड टर्न करेगा, इसका मतलब जो रोड के ऊपर उसका निशान बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका मतलब इसको ये बोला जा सकता है कि इसको माना जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 1 revolution is equal to circumference, circumference that is 2πr। तो ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि व्हील जब एक रोटेशन डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसकी लेंथ जो है, जितनी उसने ट्रेवल की है, वो क्या होगा, उस व्हील का सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस का मतलब पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां पे एक इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी है, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील और व्हीकल का मतलब बस हो सकती है या कोई भी अनदर व्हीकल हो सकता है, वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इज इक्वल टू circumference times number of revolutions, circumference times number of revolution। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है
बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर और बच्चे फंस जाते हैं जनरली। अगर आपको ये इक्वेशन याद है बाय द वे, तो डिस्टेंस ट्रेवल को आप डी मान लेते हैं, सरकमफ्रेंस क्या है 2πr, और नंबर ऑफ रोटेशंस, व्हील कितनी बार घूम रहा है उसको n मान लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इसको d, सरकमफ्रेंस को 2πr और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को n। ठीक है, अब यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे कितने वेरिएबल घूम रहे हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल हो गया r और थर्ड वेरिएबल हो गया n। तो 3 वेरिएबल हैं, 3 में से कोई 2 वेरिएबल आपको गिवन होंगे, या तो आपको रेडियस या डायमीटर गिवन होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस गिवन होंगी और आपको डिस्टेंस ट्रेवल पूछा जाएगा, पहली बात। दूसरा हो सकता है आपको डायमीटर डिस्टेंस गिवन हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस को जनरली हम एस से डिनोट करते हैं, फिजिक्स में एस मान सकते हैं। ठीक है, और आपको डिस्टेंस गिवन होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस गिवन होंगी, हो सकता है आपको रेडियस पूछी जाए या व्हील का एरिया पूछा जाए। नंबर 3 पे क्या हो सकता है कि आपको डायमीटर भी गिवन है और व्हील की रेडियस वगैरह गिवन है और आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछी जाए। तो तीनों केसेस में ये जो इक्वेशन है ये कारगर साबित होगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स इससे डील हो जाएंगी। जैसे आपको पूछा जाएगा कि व्हील रेडियस है उसकी, लेट्स अज्यूम व्हील की 14 सेंटीमीटर और 1 आवर में ये करता है 7500 रेवोल्यूशंस। आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, एक व्हील है जिसकी रेडियस 14 है और वो 1 घंटे में 7500 रेवोल्यूशन मारता है। ठीक है, डिपेंड करता है उसकी स्पीड कितनी है। और हमसे पूछा गया व्हील की क्या निकालो, स्पीड क्या होगी। अब स्पीड का मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पे आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो डिस्टेंस है, सरकमफ्रेंस है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, अब स्पीड कहाँ से आ गई। स्पीड बेसिकली होता क्या है, स्पीड होता है डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। स्पीड मीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर पर आवर होती है। इसका मतलब 1 मिनट, 1 सेकंड या 1 आवर का डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, देखो 1 आवर की नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, उसका 1 घंटे का डिस्टेंस निकाल लेंगे और 1 घंटे का डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हील इन 1 आवर इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट व्हील फॉर दैट 1 आवर। ओके, सो यहां पे हमें क्या करना होगा बच्चों, इस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से देखिएगा। ओके, तो आपको रेडियस दे रखा है, सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2π, आर कितनी है हमारे पास 14 और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी है 7500। तो डिस्टेंस कितनी देर का है, ये डिस्टेंस है 1 आवर का। ओके, 1 आवर का डिस्टेंस है, तो 7 2 जार, तो 2 × 22 × 7500। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा इन सेंटीमीटर। तो ये बनेगा 44 × 75, 220, 0,033, 3300 और 2 0, इतने सेंटीमीटर आ गया जी डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन 1 आवर। अब सेंटीमीटर में तो चलेगा नहीं, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर टू मीटर जाने के लिए डिवाइड बाय 100 होता है और मीटर टू किलोमीटर जाने के लिए डिवाइड बाय 1000 होता है। इसका मतलब 3 और 2 टोटल कितनी जीरोज हो गई, हमें 5 0 मिल गई। तो इसका मतलब मेरे पास डिस्टेंस आएगा 1 2 3 4 5, 3.3 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। तो 1 आवर में हमारे जो व्हील ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 3.3 किलोमीटर किया। इसका मतलब
सरल भाषा में, इन इजी लैंग्वेज, आई कैन टेल दैट स्पीड इज 3.3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो ऐसे हमारी बात बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए, लास्ट चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो है रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी क्लॉक है, ये मान लीजिए क्या है, मिनट हैंड। ये मिनट हैंड है। मिनट हैंड जब एक पूरा राउंड लगाता है, पूरा राउंड लगाता है तो कितने मिनट लेता है? पूरा राउंड लगाता है 1 आवर। 1 आवर का मतलब इट टेक्स 60 मिनट। तो इसका मतलब 1 राउंड 60 मिनट। तो अगर मैं बात करूं मिनट हैंड की, 1 राउंड विच इज 60 मिनट, और एंगल कितना ट्रेवल हुआ पूरा, जब पूरा राउंड लगा 12 से चली और पूरी 12 पे वापस आ गई, इसका मतलब 60 मिनट ट्रेवल हुआ टाइम वाइज। और अगर ज्योमेट्री में देखा जाए तो उसने कितने डिग्री का एंगल स्वाइप किया? 360 डिग्री का। तो आप उसकी लेंथ को, जो सुई है उसकी, नीडल है, हैंड है, उसको आप रेडियस मान के चलिए ना। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? यहाँ से स्टार्ट किया एंड ऑल द वे घूम के यहाँ पे वापस आया, तो 360 डिग्री। इससे क्या पता लगता है कि अगर 60 मिनट का टाइम ट्रेवल हो रहा है तो सेंट्रल एंगल कितना स्वाइप हो रहा है? 360 डिग्री। और अगर 1 मिनट का टाइम ट्रेवल हो रहा है मिनट हैंड से, तो एंगल कितना बनेगा? 1 मिनट में 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 6 डिग्री का। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा इससे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बोला जाए कि मिनट हैंड की कहानी चल रही है और आपको बोला गया है कि लेट अस अज्यूम 12:15 बजे थे और टाइम हो गया लेट अस अज्यूम 12:35। कोई पीरियड था, 12:15 बजे स्टार्ट हुआ और 12:35 पे ख़त्म हो गया। तो मिनट हैंड जो है, जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है, लेट अस अज्यूम वो दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। 14 या मैं 7 के मल्टीपल इस ले रहा हूं, तो मुझे आपको समझाना है, एक्चुअल क्वेश्चन ही अभी सॉल्व करना, टाइम ना लगे उसमें। ठीक है जी, तो मुझे चाहिए क्या? हाँ जी, तो मुझे चाहिए कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा सवाल इसमें बनता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड। तो अब सिचुएशन क्या बनती है? अगर टिप की बात करते हैं तो ये टिप है हमारी, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? तो यहाँ से यहाँ तक पहुंची, इसका मतलब ये बन गया हमारा लेंथ ऑफ द आर्क। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप इज कंसिडर्ड एज लेंथ ऑफ आर्क। एंड ये तो क्लियर ही है पहले क्वेश्चन में कि एरिया कितना उसने स्वाइप किया। ओके, तो दोनों को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हम एक सेक्टर बनाते हैं अपना, ये क्लॉक बना दी हमने। तो लेट अस अज्यूम हमारा ये सिचुएशन बन गई किसी भी तरह से। तो टाइम कितना है हमारे पास? तो टाइम है, ये आपको पता होना चाहिए, 12, 15 और 35, 20 मिनट्स का टाइम है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री ट्रेवल होता है बच्चों? 6 डिग्री मिनट हैंड के केस में। और 20 मिनट्स में कितना एंगल ट्रेवल होगा? 20 × 6, दैट कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल ट्रेवल होगा। तो ये मान लेते हैं 120 डिग्री का एंगल है और ये 14 है। अब आपको क्या पूछा गया है? इस सेक्टर का एरिया चाहिए, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। और दूसरा क्या पूछा गया है आपको? उसकी टिप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ से लेकर
यहाँ तक। तो आपको पाई आर स्क्वायर थीटा लगाएंगे, आपके पास सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 आवर आ जाएगा। और अगर आप 2 पाई आर थीटा बाय 360 लगाएंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ द आर आ जाएगा, लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी मिनट हैंड। मिनट हैंड के बाद दूसरी कहानी किसकी है? आवर हैंड की, उसको भी समझ लीजिए। तो आवर हैंड, और हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आवर हैंड भी सर्कल जो क्लॉक है उसके एंड को टच कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा जो गैप बीच में होता है आपने उसको इग्नोर करके चलना है। तो आवर हैंड, इसका पूरा राउंड कितनी देर में होता है? 12 आवर्स में। 1 राउंड इज इक्वल टू 12 आवर्स। इसका मतलब 12 आवर्स में ये पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाता है। कौन सा? आवर हैंड। ठीक है, आवर हैंड। तो इसका मतलब 1 घंटे में, 1 आवर में कितना चक्कर लगाएगा बच्चों? 360 डिवाइड बाय 12, इट कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। तो अगर हम आवर हैंड की बात करें आवर हैंड की बात करें तो 1 घंटे में ये 30 डिग्री का एंगल घुमाता है। तो अगर आपको कोई सर्टेन टाइम दे रखा हो तो आपको क्या करना है, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। अगर याद भी नहीं है तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल घुमाता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल 4 आवर्स में जो आवर हैंड है उसने कितना एरिया स्वाइप किया, तो 4 आवर का सेंट्रल एंगल कितना होगा? 4 इंटू 30, दैट इज गोइंग टू बी 120 डिग्री। तो एरिया पूछा गया, आपको कुछ नहीं करना, बस पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, थीटा की वैल्यू आ गई 120। तो ऐसे केसेस में जनरली आपको जो वैल्यू है वो रेडियस गिवन होगी या लेंथ ऑफ द नीडल गिवन होगी, और दूसरा आपको क्या पूछा जाएगा? एरिया स्वेप्ट या लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहाँ पे आपको ये नोटिस रखना है कि आपको आवर हैंड की बात की गई है या मिनट हैंड की। ठीक है जी, तो हाल फिलहाल इतनी ही डिस्कशन करके इस वीडियो को क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके आऊँगा एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेरे चैनल को अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड विल सी यू सून। बाय बाय गाइस।